नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में चुनाव की बिसात बिछ गई है और दोनों गठबंधनों की ओर से सीटों के तालमेल की बातचीत लगभग अंतिम दौर में है। हालांकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि 260 सीटों पर समझौता हो गया है, लेकिन ये थर्सडे को कहा उन्होंने, गुरुवार को। लेकिन शुक्रवार को जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि केवल 200 सीटों पर समझौता हुआ है, अभी तालमेल हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन ये तो सीटों का तालमेल पर तो जो है उठापटक थोड़ी बहुत चलती रहेगी जब तक जो है वो सीटों की संख्या तय नहीं होती कि कौन सा घटक कितनी लड़ेगा। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही शरद पवार ने अपना खेल कर दिया और शरद पवार का जो ये नया दांव है ये सबसे ज़्यादा घायल करेगा उद्धव ठाकरे को। देखिए, उद्धव ठाकरे इस गठबंधन में आए क्यों, ये मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, फिर संक्षेप में दोहरा देता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के लिए आए, मुख्यमंत्री बन गए, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, लेकिन सरकार 5 साल चला नहीं पाए, अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए, इसलिए सरकार गिर गई। बाद में शरद पवार भी अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए और उनकी पार्टी भी टूट गई। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे के सामने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई का मामला है। उनको लग रहा है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो फिर वो अपने शिव सैनिकों को जवाब क्या देंगे कि वो इस गठबंधन में हैं क्यों। अगर वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं हैं तो फिर इस गठबंधन में उनके होने का क्या मतलब है। यहाँ शिवसेना की विचारधारा नहीं है, यहाँ बाला साहब ठाकरे की विचारधारा नहीं है, यहाँ शरद पवार हैं जिनसे बाला साहब ठाकरे की हमेशा ठनी रही, कभी नहीं पसंद किया। शरद पवार को बाला साहब ठाकरे मजाक में कहते थे मैदे की बोरी है। वो मैदे की बोरी जो है वो उद्धव ठाकरे के सर पर गिर पड़ी है। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने क्या किया, उनका पहले का बयान सुन लीजिए। जब उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कोशिश की कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो उसके लिए कई पैंतरे चले। एक पहले तो मांग की कि उद्धव ठाकरे को घोषित किया जाए, फिर कहा कि इस आधार पर तय नहीं होगा मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आती हैं, यानी ज़्यादा सीटें जिसकी आएंगी उसका मुख्यमंत्री हो, ये तय नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं, जैसे बीजेपी और शिवसेना करते थे। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जब गठबंधन में थे तो वो बीजेपी की सीटें कम करने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को हराने का काम उनकी पार्टी करती थी। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले तय हो। फिर उन्होंने दांव चला कि भाई किसी को भी तय कर लीजिए। कांग्रेस को चैलेंज किया कि आपके पास कोई उम्मीदवार हो तो बताइए, आप आज घोषणा कीजिए, आज ही में हम स्वीकार कर लेंगे उसको। और शरद पवार की ओर उन्होंने देखा भी नहीं। उनको लगा कि उनके पास तो एक ही कैंडिडेट था, अजीत पवार, वो चले गए। और शरद पवार जो है अपनी ओर से जिस हालत में हैं, उनके पास 54 सीटें थी 2019 के चुनाव में। अजीत पवार 40 विधायक लेकर चले गए, शरद पवार के पास केवल 14 विधायक बचे। तो ऐसे में लगा कि शरद पवार सबसे कमज़ोर हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ तो पता चला कि शरद पवार के फैक्शन का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। 10 सीटों पर चुनाव लड़े और 8 सीटें जीत गए। तो एक तो ये, दूसरा, इस चुनाव का फैसला काफ़ी कुछ, वैसे तो हर क्षेत्र जो है, हर जो इलाका वो महत्वपूर्ण होता है। विदर्भ भी है, मराठवाड़ा भी है, वेस्टर्न महाराष्ट्र भी है, लेकिन मराठवाड़ा जो है जहाँ पर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बड़ी सफलता मिली है। इस इलाके से लोकसभा की 8 सीटें आती हैं, जिनमें से 7 पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जीत हासिल हुई। यहाँ से विधानसभा की 46 सीटें आती हैं, तो वो निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और मराठवाड़ा यानी मराठों का इलाका, शरद पवार सबसे बड़े मराठा लीडर हैं, अपने को समझते हैं, हो चाहे नहीं हो। लेकिन बीजेपी में भी इस समय मराठा लीडर के रूप में एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं और अशोक चव्हाण जो मराठवाड़ा से ही आते हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं।
तो इस इलाके से तय होना है कि अगली सरकार किसकी और कैसी बनने वाली है। लेकिन मैं तो शरद पवार की बात कर रहा था, उनके बयान की बात। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नवनिर्माण का जिम्मा जयंत पाटिल को सौंपा जाना चाहिए। अब आप इस बात की गहराई को समझिए। जयंत पाटिल शरद चंद्र पवार की जो एनसीपी बची हुई है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और शरद पवार के बहुत करीबी हैं, स्वाभाविक बात है। तो शरद पवार ने एक तरह से अपनी ओर से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। और जब उनके लोगों से पूछा गया, भाई शरद पवार तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव के बाद यानी चुनाव नतीजे आने के बाद तय होगा, तो उनका कहना है कि वो तो उद्धव ठाकरे के बारे में कह रहे थे। उन्होंने ये सैद्धांतिक रूप से ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं तय होना चाहिए। वो सीधे सीधे उस समय कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर सकते। तो जयंत पाटिल को रिंग में उतार कर, और आप देखिए कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे चैलेंज करते रहे हैं पिछले कई महीने से कि आपके पास कोई कैंडिडेट हो तो बताइए, हम मान लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मतलब मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। कौन होगा इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन शरद पवार इस पूरे दौरान चुप्पी साधे रहे, सिर्फ एक बात कहते रहे कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। लेकिन अब उन्होंने परिस्थिति को भांपा और उनको लगा कि यही मौका है उद्धव ठाकरे पर चोट करने का। उनको मालूम है कि अगर सरकार बनने की नौबत आएगी तो उनके और कांग्रेस के बीच में समझौते के बिना और कुछ नहीं होने वाला। तो वो और कांग्रेस जो है 15 साल सरकार में रह चुके हैं। शरद पवार तो पुरानी कांग्रेसी है ही। तो इसलिए जो है शरद पवार को लगता है कि कांग्रेस की ओर से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सरकार बनने की नौबत आई तो उद्धव ठाकरे की ओर से दिक्कत आएगी, वो फिर से मुख्यमंत्री पद की मांग करेंगे। और शरद पवार और कांग्रेस दोनों एक बात पर सहमत है कि उद्धव ठाकरे का जितना इस्तेमाल होना था वो हो चुका, अब उनकी उपयोगिता बची नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले उनको अलग भी नहीं कर सकते, तो उनको साथ रखा गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये भी देख लिया कि उद्धव ठाकरे अपना जो कोर वोट है, जो शिव सैनिकों का वोट है, वो नहीं ला पाए। उद्धव ठाकरे को जो सीटें मिली हैं 7 सीटें, वो मुस्लिम वोट और उसके अलावा दलित वोट जो कांग्रेस और एनसीपी का था यानी शरद पवार का था, उससे मिली हैं। तो उनका जो जनाधार बचा है वो एनसीपी और कांग्रेस के जनाधार के आधार पर बना हुआ है। शिवसेना का जनाधार उनके पास नहीं है। ये बात शरद पवार को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो केवल माहौल न बिगड़े इस वजह से उद्धव ठाकरे को साथ रखा हुआ है, वरना उद्धव ठाकरे के लिए जयंत पाटिल का नाम लेते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी आपका जो है काम हो चुका, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। चुनाव तक आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, चुनाव के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे। ये एक तरह का संकेत दिया है। लेकिन ये सब बातें निर्भर करेंगी कि चुनाव के बाद नतीजा क्या आता है, किसकी कितनी सीटें आती हैं। तो इसलिए भी सीटों का मामला फंसेगा। और शरद पवार को उद्धव ठाकरे को सीटों के मामले पर अगर फंसाना होगा तो वो कांग्रेस के जरिए ऑपरेट करेंगे, सीधे खुद नहीं करेंगे। तो शरद पवार ने एक बार महत्वाकांक्षा पूरी कर दी उद्धव ठाकरे की, उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। क्योंकि उनको उस समय उनका उद्देश्य उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाना नहीं था। उस समय उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार न बनने पाए, किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री न बनने पाए। वरना देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बड़ा हो जाता कि उसके बाद शरद पवार बौने नजर आने लगते और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका जो स्थान है या उनका जो महत्व है वो बहुत कम हो जाता। अब भी कम हो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में और ज़्यादा कम हो जाता। दूसरा, जयंत पाटिल का नाम क्यों लिया शरद पवार ने? चर्चा ये थी कि वो अपनी बेटी को आगे करना चाहते हैं। तो जयंत पाटिल का नाम लेते ही उन्होंने इस धारणा को या इस चर्चा पर विराम लगा दिया कि वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं।
और ये जानने और इंश्योर करने के बाद, उनको पता था पहले से, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जब पक्का कर लिया कि महायुति जो है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, उसमें अजीत पवार के नाम को आगे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किया जाएगा, और सरकार बनने की स्थिति आई तब भी किसी भी हालत में अजीत पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो एक कांटा साफ हो चुका है उनके रास्ते का। दूसरा, ये जो परसेप्शन बन रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है और परिवार से आगे देखने को तैयार नहीं है, उस दाग को, उस चर्चा को उन्होंने बंद कराने की, रोकने की चुनाव से पहले कोशिश की है जयंत पाटिल का नाम लेकर। जयंत पाटिल उनके विश्वास पात्र हैं। पार्टी की टूट के समय भी बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद वो अजीत पवार के साथ जाएं, लेकिन नहीं गए। बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद बीजेपी के साथ चले जाएं, वो भी नहीं हुआ। वो शरद पवार के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अब शरद पवार ने उन पर दांव लगाया है। अब शरद पवार को कांग्रेस को मनाना है। कांग्रेस अगर जयंत पाटिल के नाम पर तैयार हो जाती है, और ये निर्भर करेगा कि मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर वहाँ से अच्छी सीटें लेकर आते हैं शरद पवार, तो फिर उनके लिए जो है मुश्किल नहीं होगा जयंत पाटिल का नाम आगे बढ़ाना। लेकिन ये सब अभी अनुमान है। जयंत पाटिल के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, ये मानकर कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, अगर जिसकी संभावना आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बहुत ही कम हो गई है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी संभव हो जाता है। तो ये जो संभावना है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सत्ता में आने की, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या परिस्थिति बदल चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद से। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी कमज़ोर ही हुई है और मजबूत नहीं हुई है। उधर महायुति, जो भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। और अजीत पवार, जिनके बारे में मैंने भी कहा है, बहुत से लोग कहते हैं, सबका मानना है कि वो इस गठबंधन की कमज़ोर कड़ी हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो जितने कमज़ोर नज़र आ रहे थे, उतने कमज़ोर विधानसभा चुनाव में नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि उनके साथ एनसीपी का जो धड़ा आया है, उसमें जिला स्तर पर जो नेता हैं जनाधार वाले, उनकी संख्या अजीत पवार के साथ ज़्यादा है, शरद पवार के साथ कम है। तो विधानसभा क्षेत्र के आधार पर वो ज़्यादा प्रभावी होंगे बजाय लोकसभा चुनाव के स्तर पर। लोकसभा चुनाव में एक गलती उन्होंने ये भी की थी कि सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दिया था, तो उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। तो अब उसका असर होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अजीत पवार उतने कमज़ोर विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे जितने कमज़ोर वो लोकसभा चुनाव में थे। सिर्फ यही एक कारण है कि बीजेपी ने उनको इस गठबंधन से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, और अजीत पवार को ये भी समझ में आ गया है कि उनकी आगे की राजनीति, उनका राजनीतिक भविष्य इसी बात से तय होगा कि वो विधानसभा में कितनी सीटें लेकर आते हैं। इस गठबंधन में उनका योगदान सीटों का कितना होता है, इससे तय होगा। तो शरद पवार ने ये जो चाल चली है, इसका पहला शिकार हुए हैं उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे के लिए जो है अपनी दावेदारी पेश करना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो उद्धव ठाकरे, देखिए, आप शरद पवार पर हमला नहीं कर रहे हैं। उन जानते हैं कि शरद पवार ने एक चाल चली है, तो दो चाल के लिए और उन्होंने तैयारी कर ली होगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुछ न कुछ अनौपचारिक स्तर पर ही सही कोई ना कोई बात कर ली होगी, तब उन्होंने जयंत पाटिल का नाम आगे किया है। इसका कोई जवाब उद्धव ठाकरे के पास है नहीं। उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा से हट चुके हैं, अपने संगठन से दूर जा चुके हैं। अब वो पूरी तरह से निर्भर हैं शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पर। लोकसभा में जितना थे उससे ज़्यादा विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, वो बगावत करने की भी स्थिति में नहीं है। उनको मालूम है कि अगर इस गठबंधन को छोड़ दिया तो ज़ीरो हो जाएंगे। वैसे भी उसी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ गिरते गिरते गिरती है। जो चीज़ गिरती है वो गिरती हुई दिखती पहले है, गिरती बाद में है।
तो उद्धव ठाकरे की पार्टी गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसका जनाधार कमज़ोर हो ही रहा है, वैचारिक आधार पूरी तरह से जा चुका है। ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कभी लेना देना नहीं रहा है। उनकी पार्टी उसी विचारधारा के विरोध के आधार पर खड़ी हुई। उनके पिता ने उसी विचारधारा का विरोध करके संगठन को खड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया था। उद्धव ठाकरे ने उन्हीं लोगों से, जिनको बाला साहब ठाकरे राजनीतिक दुश्मन मानते थे, उन्हीं से जाकर मिल गए। तो अब वो लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? वो क्यों चाहेंगे कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है, वो बना रहे राजनीति में? वो चाहेंगे कि इस कांटे को जितनी जल्दी निकाल दिया जाए उतना अच्छा है, और फिर से जो है उस गठबंधन में शरद पवार और कांग्रेस का बोलबाला हो जाए। तो उद्धव ठाकरे को इस गठबंधन में पोल पोजीशन तो नहीं मिलनी, ये तय हो चुका है। दूसरा, शरद पवार ने ये इशारा कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार उम्मीदवार हमारे पास है और वो उद्धव ठाकरे से ज़्यादा योग्य है और ज़्यादा बड़े जनाधार वाला है, और उसके लिए समर्थन भी गठबंधन में ज़्यादा मिलेगा। अब तय करना है उद्धव ठाकरे को कि इसका क्या जवाब दें। कोई जवाब तो है नहीं उनके पास। उनकी मजबूरी है चुनाव तक इस गठबंधन में बने रहना। अपमान का घूंट पीकर इस गठबंधन में बने रहने के अलावा उद्धव ठाकरे अब कुछ नहीं कर सकते। जो भी होना है, जो भी परिवर्तन होना है महाराष्ट्र की राजनीति में, अब वो चुनाव के नतीजे आने के बाद होना है। तो देखिए क्या होता है। 23 नवंबर को तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।